देखिए, भारत के संविधान में संघीय ढांचा का विचार रखा गया है। उसके लिए बहुत सारे नियम, कानून, कायदे हैं और उसके हिसाब से इस प्रकार की संवैधानिक व्यवस्था है कि केंद्र को क्या करना चाहिए और राज्यों के क्या अधिकार है। जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं उनको पूरा अधिकार है हिंदुस्तान में किसी भी राज्य में जाकर के छानबीन करने का। ममता बनर्जी जी का काम जो संस्था कर रही है आईपैक, अगर उस आईपैक पर इस प्रकार के आरोप हैं कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग की है तो उसकी छानबीन करने का अधिकार पूरी तरह से ईडी को है। लेकिन जिस तरीके से ईडी के रेड के बाद, आईपैक के ऑफिस पर ईडी के रेड के बाद जिस तरीके से ममता बनर्जी पूरा लाव लश्कर लेकर के सैकड़ों पुलिस वालों के साथ ईडी वालों का घेराव करती हैं और जो फाइलें ईडी वालों ने अपने हाथ में ली थी छानबीन के दृष्टिकोण से वो छीन करके चली जाती हैं, वह केंद्र और राज्य के संबंधों के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद पर बैठी हैं। उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को इस बात का अधिकार नहीं है कि किसी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी के कामकाज में दखल दे। जो जांच एजेंसियों के अधिकारी थे वो सरकारी अधिकारी थे, वो अपनी जांच की प्रक्रिया पूरी कर रहे थे। उसमें मुख्यमंत्री होते हुए जिस तरह से उन्होंने दखलंदाजी की है, उनको रोका है काम करने से, वो अपने आप में एक अपराध है। ममता बनर्जी के खिलाफ एक केस रजिस्टर होना चाहिए, एफआईआर होना चाहिए और उनको संवैधानिक पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं। रह गई बात कि अगर उनको ये शक है कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है तो उसके लिए अलग अलग संवैधानिक मंच हैं जहां पर आप न्याय की गुहार कर सकती हैं, वो सुप्रीम कोर्ट जाके कह सकती है। लेकिन इस तरीके से अगर संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग सीधे केंद्र सरकार से टकराव रखेंगे तो केंद्र और राज्य के संबंध और संविधान में जो इसके प्रावधान है, जो व्यवस्था है, उसके ऊपर बहुत बड़े सवाल उठ जाएंगे। ये वही लोग हैं जो संविधान के लाल रंग की किताब लेकर घूमते हैं और संविधान बचाओ का नारा देते हैं, लेकिन आज स्वयं संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने वही किया है जो एक मंत्री को करना चाहिए। एक मंत्री के पास जो अगर किसी प्रकार की जानकारी आती है, उनको लगता है कि इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए, तो निश्चित तौर पर एजेंसियों को इस प्रकार का आदेश दिया जाना चाहिए। लेकिन अपनी राजनीतिक लड़ाई को आप जो एक संवैधानिक प्रश्न के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये सरासर गलत है। महापौर को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। राज ठाकरे कहते हैं कि मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंदू महापौर रहेगा। हिंदू और मराठी में फर्क है, इस तरह से राज ठाकरे। देखिए, राज ठाकरे हो या उद्धव ठाकरे हो, इन दोनों भाइयों के ऊपर जिहादियों का जबरदस्त प्रभाव पड़ गया है, जबरदस्त दबाव पड़ रहा है। ये जिहादी चाहते हैं कि हिंदू समाज के बीच भाषा, जाति और प्रांत के नाम पर भेदभाव हो। राज ठाकरे या मनसे या उबाठा मराठी भाषा के मान सम्मान के लिए संघर्ष करती है या फिर मांग करती है, हम इसका समर्थन करते हैं। महाराष्ट्र में मराठी भाषा का मान सम्मान होना चाहिए। लेकिन जब एक वारिस पठान उठता है और कहता है कि बुर्का पहनने वाली औरत मुंबई की महापौर बननी चाहिए या कलमा पढ़ने वाले मुंबई के महापौर बनने चाहिए, तब तो राज ठाकरे विरोध नहीं करते। लेकिन जब हमारी तरफ से मांग होती है कि मराठी ही नहीं, मराठी तो होना ही चाहिए, हिंदू होना चाहिए, पहली मांगे होती, तो जैसे ही है कि हिंदू के महापौर होने की बात होती है तो अचानक मनसे वाले और उबाठा वालों के पेट में दर्द होने लगता है। इसका मतलब उनको हिंदुत्व से एलर्जी है। इसका मतलब शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने जो हिंदुत्व की विचारधारा का पालन पोषण किया था, जिसके आधार पर पूरी जिंदगी उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, उस पूरे विचार के साथ उन्होंने, बाला साहब के विचार के साथ उन्होंने गद्दारी कर दी है और अब उनके पास हिंदू वोट नहीं है। महज मुस्लिम वोटों के लिए वो हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं, हिंदू सोच का विरोध कर रहे हैं, हिंदू विचार का विरोध कर रहे हैं, महज जिहादियों को खुश रखने के लिए। अजीत पवार जी को यह नहीं भूलना चाहिए कि वो अंततः महाराष्ट्र की महायुति सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं। आज एक ऐसी परिस्थिति है कि पिंपरी चिंचवड़ और पुणे महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी बनाम अजीत पवार की पार्टी बनाम शिवसेना चलता है, लेकिन आखिरकार हम सब एक महायुति गठबंधन का हिस्सा हैं और इस गठबंधन का एक धर्म है और इस धर्म से जुड़ी हुई मर्यादाएं हैं।
उन मर्यादाओं का पालन करने के लिए अजीत पवार जी को तैयार रहना चाहिए, और कभी कभी लगता है कि उन मर्यादाओं का वो उल्लंघन कर रहे हैं। रह गई बात गवर्नेंस की कि बीजेपी वालों को गवर्नेंस नहीं आता, तो आप एक अरसे से उसी सरकार में शामिल हैं जिसका नेतृत्व आज यहां बीजेपी कर रही है। बीजेपी के शासन में, बीजेपी के गवर्नेंस के अंदर जो सरकार चल रही है, उसी सरकार के उप मुख्यमंत्री होकर आप कहते हैं कि बीजेपी वालों को शासन करने नहीं आता। मुझे लगता है कि आप अपने आप को झुठला रहे हैं। ये मनसे और उबाठा वालों की बड़ी संकुचित मानसिकता का प्रतीक है। मुंबई का विकास जो वही लोग कर सकते हैं जो मुंबई में पैदा हुए हैं। तो मुंबई में पैदा हुए लोगों के पास 25 वर्षों तक मुंबई महानगरपालिका की सत्ता थी। क्या वो मुंबई का विकास कर पाए? ये कहना कि कोई नागपुर में पैदा हुआ या कोई दूसरे शहर में पैदा हुआ इसलिए जो मुंबई में पैदा नहीं, मुंबई का विकास करना नहीं जानता, मुंबई की समस्याओं से वाकिफ नहीं है। आप तो मुंबई में पैदा हुए, मुंबई की समस्याओं से वाकिफ थे, तो फिर आपने मुंबई का विकास क्यों नहीं किया? आपकी तो उम्र चली गई, आप बुढ़ा गए। मुंबई में पैदा होने के बाद भी मुंबई के लोगों का कल्याण नहीं कर पाए, न उनको पानी दे पाए, न रास्ता दे पाए, न साफ सफाई दे पाए, न स्कूल चला पाए, न अस्पताल चला पाए। महज आपने मुंबई को लूटा है। तो मुंबई में पैदा होने का मतलब यह नहीं कि आपको मुंबई महानगरपालिका की तिजोरी को लूटने का कोई सर्टिफिकेट मिल गया है, लाइसेंस मिल गया है। तो ये मुंबई और नागपुर में भेदभाव करना बंद करें। सच यह है कि मुंबई के विकास का काम पिछले 4-5 वर्षों में बहुत तेजी से हुआ है, और ये करने वाले कौन से लोग हैं? तो पहले हमारे मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी जो ठाणे से हैं, सतारा से हैं, और उसके बाद अभी फडणवीस जी जो स्वयं नागपुर के हैं। तो यह मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, और इस राजधानी के विकास और राजधानी में रहने वाले लोगों के कल्याण के प्रति पूरा महाराष्ट्र समर्पित है, और पूरा महाराष्ट्र इसी भाव से मुंबई में विकास का काम करता है। परम आदरणीय राहुल गांधी जी क्या बोलना चाहते हैं वो उनको खुद भी शायद समझ में नहीं आता। अगर उनका कहने का आशय यह है कि जहां जहां बीजेपी की डबल इंजन सरकार है वहां पर काम अच्छा नहीं हो रहा है या भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया जा रहा है, तो कर्नाटक में तो डबल इंजन सरकार नहीं है, फिर कर्नाटक का विकास क्यों रुक गया है? रोज बेंगलोर के लोग सड़कों पे क्यों रहते हैं बेंगलोर की बुरी हालत को देख करके? रोज कर्नाटक के गांव गांव के लोग, जिले जिले के लोग विकास के लिए तरसते हुए, तड़पते हुए क्यों दिखते? कर्नाटक की आपकी सरकार क्यों स्थिर है? वहां पर कर्नाटक के विकास पर ध्यान देने के बजाय कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद की जो लड़ाई चल रही है उस पर कांग्रेस का ज्यादा ध्यान है। तो राहुल जी एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं उनको शायद खुद भी समझ में नहीं आता, या फिर जो समझाने वाले हैं उनको अच्छे से समझा नहीं पाते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि वो विपक्ष के नेता होते हुए भी जो कहना चाहते हैं उसको स्पष्ट रूप से नहीं कहते हैं। डबल इंजन हो या ट्रिपल इंजन की सरकार निश्चित तौर पर विकास की गति को तेज करती है, विकास की धारा को तेज करती है। अगर दिल्ली में, राज्य में और महानगरपालिका में तीनों जगह एक ही पार्टी की सरकार रहेगी तो निश्चित तौर पर तीनों सरकारों की नीतियों को लागू करने में ज्यादा सहजता और सुलभता रहेगी। लालू यादव जी और उनके परिवार के सदस्यों के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है और आरोपों की सुनवाई हो रही है, और आज दिल्ली की अदालत ने उन आरोपों को तय किया है। इसका मतलब प्रथम दृष्टया अदालत मान रही है कि जब वो रेल मंत्री थे तो लैंड फॉर जॉब घोटाले में वो कहीं ना कहीं गलत किया उन्होंने, और निश्चित तौर पर उसमें बड़ी अनियमितता के सबूत दिख रहे हैं। आने वाले दिनों में लालू यादव जी, उनके पार्टी के लोग और उनके परिवार के लोग ये जो पूरा भ्रष्टाचार करके अकूत संपत्ति इकट्ठा किए हुए हैं, जब उसकी छानबीन होगी और कोर्ट की तरफ से कोई फैसला आएगा तो एक ही रोना रोएंगे कि वो एक खास समाज के हैं या विरोधी पक्ष में है, इसलिए उनको सताया जा रहा है। सच ये है कि ये विरोधी पक्ष में हो या खास समाज के हो, जैसे ही पद पे बैठते हैं उस पद का दुरुपयोग करते हैं, और उस पद का दुरुपयोग करते हुए, अपने शपथ का उल्लंघन करते हुए वो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करते हैं, जिसका सबसे ज्यादा जो एक सबूत के तौर पर लालू परिवार और उनकी संपत्तियां और उनके सारे जायदाद दिखते हैं। देखिए, हिंदी में एक लाइन है कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। कल ममता बनर्जी जी ने जो हरकत और जो आपराधिक कारनामा किया है वो कल ही खत्म नहीं होने वाला। उसके ऊपर एक लंबी लंबी लड़ाई होगी,
और कई संस्थाएं इसमें शामिल होंगी इस पूरे अपराध के बारे में अपना विश्लेषण और फैसला सुनाने के लिए। ममता बनर्जी ने भले ही ईडी के खिलाफ एफआईआर कर दिया क्योंकि पुलिस उनके पास है, लेकिन ममता बनर्जी ने भी एक अपराध किया है। सरकारी कर्मचारियों को काम करने से रोकने वाला अपराध है। उस अपराध के खिलाफ भी ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर होगा और उसके खिलाफ कानून कार्रवाई करेगा ही करेगा। ईडी के पास ममता बनर्जी की हरकतों के खिलाफ कोर्ट जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि कलकत्ता हाईकोर्ट एक संवैधानिक पद पर बैठी हुई मुख्यमंत्री के आपराधिक कारनामों का संज्ञान लेगा और ईडी को काम करने के लिए सहूलियत देगा, क्योंकि ईडी की जिम्मेदारी है। पार्लियामेंट के द्वारा पास किया हुआ जो कानून है पीएमएलए, उस कानून के तहत ईडी काम करता है और ईडी के पास ये जिम्मेदारी दी गई है, यह मैंडेट दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति और कोई संस्था मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए पाया जाता है या पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। आईपैक एक ऐसी संस्था है जिस पर एक अरसे से करोड़ों रुपए का हेराफेरी करने का आरोप है। आज आईपैक एक ऐसी संस्था है जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों से कॉन्ट्रैक्ट लेती है और बहुत ज्यादा कह सकता हूं मैं कि एक ऑफिशियल ढंग से पेमेंट नहीं लेती, अनऑफिशियल ढंग से बहुत सारे पैसे लेती है। अब वो पैसे कहां से आते हैं, कैसे जाते हैं, उस पैसे में भ्रष्टाचार का पैसा कितना है, इसकी छानबीन करने का अधिकार पूरी तरह से ईडी को है और ईडी को पूरा अधिकार है कि आईपैक के जहां जहां दफ्तर हो, अगर ममता बनर्जी के घर में भी आईपैक का दफ्तर है तो वहां पर भी ईडी को रेड मारने का अधिकार है।